हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। संपर्क में रखे हुए दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो दो पतले लेंस है जिनको एक दूसरे के साथ में रखा हुआ है, संपर्क में रखा हुआ है, इनकी संयुक्त फोकस दूरी का हमें सूत्र ज्ञात करना है। तो शुरू करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 16। हमने कहा मान लेते हैं दो हमने इस प्रकार से एक लेंस लिए, पहला लेंस ये है और उसी के संपर्क में हमने एक दूसरा लेंस रख दिया है। और ये दोनों लेंस क्या हैं? पतले हैं। यहां पर भले ही मोटे दिख रहे हैं लेकिन यह काफी पतले लेंस हैं और यह इनकी हम कह देते हैं ये मुख्य अक्ष है। और मुख्य अक्ष पर मान लेते हैं यहां पर एक बिंदु है, मान लेते हैं O। यहां पर हमने एक बिंदु वस्तु रखी हुई है जो बिंदु रूप में है। तो इससे जो प्रकाश किरण निकलेगी वो इस प्रकार से चलेगी और पहले लेंस से मान लेते हैं अपवर्तन के पश्चात उसका जो प्रतिबिंब है वह इस प्रकार से हम ले रहे हैं, यहां पर बनता है। मान लेते हैं किसी बिंदु पर, इस बिंदु को कोई नाम दे देते हैं हम। ये बिंदु है, इस बिंदु को नाम दे दिया हमने आई डैश। आई डैश नाम दे दिया, यह यहां पर बन गया इसका प्रतिबिंब। तो हमने कहा है मान लेते हैं यह वाला लेंस है L1 और यह वाला लेंस है L2। तो हम पहले थ्योरी लिख लेते हैं। माना दो पतले लेंस L1 तथा L2 एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं जिनकी फोकस दूरी क्रमशः F1 तथा F2 है। इसका अर्थ है कि L1 की फोकस दूरी है F1 और L2 की फोकस दूरी है F2। फोकस दूरी F2 है। तो हम लिखते हैं यदि बिंदु वस्तु O पर रखी हो, तो O पर रखी होगी तो इस लेंस से यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होगी ये वस्तु की दूरी होती है और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? U से प्रदर्शित करते हैं। और यहीं से इसी बिंदु से यहां प्रतिबिंब की जो दूरी होती है इसको मान लेते हैं हम V' से प्रदर्शित कर रहे हैं। रखी हो तो जिसका प्रतिबिंब आई डैश पर बन रहा है तो हम कहते हैं लेंस के सूत्र से लेंस का सूत्र कहता है हमें, जो सूत्र है लेंस का ये कहता है 1/v माइनस 1/u बराबर होता है 1/f के। इस सूत्र का यदि यहां पर उपयोग करें, अभी आपने ये मानना है कि ये L2 लेंस जैसे है ही नहीं या अनुपस्थित है, तो उस स्थिति में इस बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश पर बन रहा है। तो O से लेके यहां तक की जो दूरी है यह हमारी कितनी है U, और यहां तक ही दूरी प्रतिबिंब से जो दूरी है वो है V डैश। तो इस सूत्र में मान रखेंगे क्या जगह 1/v की जगह आ जाएगा 1/v डैश माइनस 1/u बराबर 1/, ये हो जाएगा F1। ये लिखेंगे F1 क्योंकि पहले लेंस की फोकस दूरी कितनी है? F1 है। तो हम लिख लेते हैं, ये मान लेते हैं समीकरण 1 है। अब जो दूसरा लेंस है, अब हम कहते हैं कि दूसरा लेंस कैसे कार्य करेगा। दूसरे लेंस के लिए ये जो आई डैश है ये आभासी वस्तु का कार्य करेगा और इसके द्वारा मान लेते हैं जो प्रतिबिंब बन रहा है यहां से, यह प्रतिबिंब मान लेते हैं यहां पर बनता है और इस बिंदु को हमने नाम दे दिया I। और इसकी I की यहां से जो दूरी हो गई, यह जो दूरी है ये मान लेते हैं V के बराबर है। तो अब लिखते हैं द्वितीय लेंस L2 के लिए I डैश
आभासी प्रतिबिंब का कार्य करेगा, आभासी प्रतिबिंब का कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब आई पर बनता है, आई पर बनता है। और इस आई की यहां से हम जो दूरी ले रहे हैं, ये तो हमने ले ली है, नीचे ये दूरी कितनी है, v। अब देखिए यहां दोबारा लेंस का सूत्र लगाएंगे, लेकिन यहां एक बात समझने की है, यह जो हमने v' दूरी ली थी वो तो इस वाले लेंस के केंद्र से ली थी, यहां तक की दूरी v'। अब यही बिंदु क्या है, L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है, तो अब जो दूरी होगी वो इसके यहां से ली जाएगी, यहां से दूरी ली जाएगी, यहां से लेके यहां तक की दूरी लेंगे। क्योंकि यह दोनों लेंस बहुत पतले हैं, इसलिए हम I' से भी L2 के केंद्र तक की दूरी को v' के बराबर ही ले सकते हैं, क्योंकि हमने कहा लेंस क्या है, बहुत पतले। तो लिखते हैं, बनता है अतः लेंस के सूत्र से, तो लेंस का सूत्र उपयोग में लाएं तो हमारा आपकी बार आ जाएगा 1/v। सूत्र है 1/v, तो v की जगह क्या है, v ही है, तो लिखेंगे 1/v माइनस 1/u, तो u की जगह क्या है, v' बराबर 1/ दूसरे लेंस का फोकस दूरी हो गई f2। ये आ गया हमारे पास। मान लेते हैं यह है समीकरण 2, तो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, यदि दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा, ये हो गया 1/v माइनस 1/u, और इसका बायां पक्ष आ गया था 1/v माइनस 1/v', नहीं इसका है 1/v' माइनस 1/u बराबर 1/f1, तो ये 1/v माइनस 1/v' बराबर ये हो गया 1/f1 प्लस 1/f2। देखो ये v' प्लस का ये वाला माइनस का, इस पद से ये वाला पद कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/v प्लस का है माइनस 1/u बराबर आ गया 1/f1 प्लस 1/f2। अब हम कह रहे हैं कि यदि इन दोनों लेंसों की बजाय एक ऐसा लेंस रखें जो O पर रखी हुई बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब सीधे I पर बना दें, और उस लेंस की जो संयुक्त फोकस दूरी है, उस लेंस की जो फोकस दूरी है यदि वो f के बराबर हो, तो इस बात को लिखते हैं, हम कहते हैं यदि दोनों लेंसों के स्थान पर एक ही लेंस हो जो O पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब V पर I पर बनाए तथा उसकी फोकस दूरी f हो, तो यदि फोकस दूरी f हो तो अब इन दोनों की बजाय यदि हम केवल एक ही लेंस उपयोग में ले आए जो क्या कर रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब बना रहा है, ये हमने लेंस ले लिया, एक ही लेंस ब्लॉक बना लिया, और यह O पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब सीधे कहां पर बना रहा है, I पर बना रहा है। ये इस तरीके से गई और यहां पर प्रतिबिंब बन गया। तो इस स्थिति में ये क्या है, हमने कहा U है, और यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, V है। तो फार्मूला आपकी बार क्या आ जाएगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f के। हमने कहा ये वाली जो हमारी समीकरण थी, मान लेते हैं ये समीकरण थी 3 और ये वाली समीकरण है 4, तो लिखते हैं समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर, यदि तुलना करें तो देखिए दोनों का बाएं पक्ष बराबर है, ये 1/v माइनस 1/u, यहाँ भी 1/v माइनस 1/u। यदि बाएं पक्ष बराबर है तो इनके दाएं पक्ष आपस में बराबर होंगे, तो तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, और यही हमारे
संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र होगा। अर्थात दोनों पतले लेंसों की फोकस दूरियों का योग इस स्थान पर रखे हुए एक ही लेंस की फोकस दूरी के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम इस डेरिवेशन को कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। हाइड्रोजन के उत्सर्जन वर्णक्रम में लाइमन श्रेणी की सबसे लंबी तथा सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। तो हमें सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का सूत्र लिखना है, तो करते हैं इसे। यह है क्वेश्चन नंबर आंसर 17 है। हम जानते हैं चूंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी का सूत्र, लाइमन श्रेणी की जो तरंगदैर्घ्य होता है उसका सूत्र होता है 1/λ इजिकल टू r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर होता है, जहां n बराबर होता है हमारा, क्योंकि 1 यहां पर रहता है तो ये हो गया 2 3 4 कहां से इंफिनिटी तक। अब देखिए ये क्या कह रहा है, लाइमन श्रेणी की सबसे लंबी तथा सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। तो लिखते हैं सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य के लिए। तो सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य कब होगी, जब n बराबर हम क्या ले लेंगे, इंफिनिटी ले लेंगे। तो वैल्यू यहां पुट करें तो जगह 1/λ इज इक्वल टू r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर। 1/इंफिनिटी तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/λ इज इक्वल टू r, और ये हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, यानी कि किसके बराबर आ गया, r। तो ये 1/λ का मान r है, तो हम लिखेंगे इसलिए लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/r के। तो लैम्डा का मान है 1/r, यहां पे लिख लेते हैं लैम्डा बराबर है 1/r। अब देखिए r का मान इन्होंने यहां पे दिया हुआ है, r इज इक्वल टू 1.1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -7 है, तो लिखेंगे बराबर 1/1.1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -7। जब इसे सॉल्व करेंगे तो जो हमारा मान लगभग निकल के आएगा वो आ जाएगा 912 गुणा 10 की घात -10 मीटर के बराबर होगा, और इसी को हम लिख सकते हैं 912 एंगस्ट्रॉम। तो जो हमारी सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य होगी उसका मान 912 एंगस्ट्रॉम के बराबर होगा। अगला देखें, साथ में ये क्या रहा था, सबसे छोटी तो हमने निकाल ली, सबसे लंबी भी निकालनी है, तो लिखते हैं सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य के लिए। यदि तरंगदैर्घ्य का मान सबसे बड़ा चाहिए आपको, तो जो n का मान होगा उसे हमें पहला मान रखना पड़ेगा, जो कि है 2। तो n बराबर क्या रख लेंगे 2। किस फार्मूले में, इसी वाले फार्मूले में। तो वैल्यू रखते हैं 1/λ इज इक्वल टू r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1/λ इज इक्वल टू r, ये तो आ जाएगा 1/1 माइनस ये आ गया 1/2 का स्क्वायर हो गया 4। इसको सॉल्व करें तो ये आ गया 1/λ इज इक्वल टू r मल्टीप्लाई 3/4। हमें तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो इसे पलट देंगे तो ये आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4/3 इंटू r की वैल्यू पुट कर दें तो ये आ गया 4/3 गुणा, और r का मान यहाँ से 1.1 गुणा 10 की घात -7, 1.1 गुणा 10 की घात -7। जब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा जो लैम्डा का मान निकल के आता है वो आता है 1215 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -10, यानी कि लैम्डा का मान आ गया 1215 एंगस्ट्रॉम। तो आप देख सकते हैं ये सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य जो है वो 912 एंगस्ट्रॉम की है, जबकि सबसे बड़ी जो तरंगदैर्घ्य है, सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य है वो 1215 एंगस्ट्रॉम के बराबर होगी। तो इस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यह है आयाम मॉडुलित तरंग नामांकित चित्र खींचिए तथा मॉडुलन सूचकांक का सूत्र लिखिए। जब हमने आपको इस चैप्टर की थ्योरी बताई थी तो हमने बताया था मॉड्यूलेशन का अर्थ होता है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी संदेश
तरंग को किसी वाहक तरंग के साथ मिक्स कर दिया जाता है इस उद्देश्य से कि संदेश तरंग को हमें अत्यधिक दूरस्थ स्थानों पर भेजना है। और इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते थे, मॉड्यूलेशन कहते थे। और इससे जो तरंग का निर्माण होता था उसे हम मॉड्यूलित तरंग कहते थे। और आयाम मॉड्यूलेशन, 3 प्रकार के मॉड्यूलेशन बताए थे, आयाम मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और कला मॉड्यूलेशन। तो यहाँ आयाम मॉड्यूलेशन के बारे में हमें उसका सचित्र डायग्राम बताना है, तो बनाते हैं। सबसे पहले हम बना रहे हैं एक वाहक तरंग। ये हमारा है आंसर नंबर 18। सबसे पहले हम यदि वाहक तरंग बनाएं तो वाहक तरंग इस प्रकार से हो सकती है। ये हमारी एक वाहक तरंग होती है, यहां लिख लेते हैं वाहक तरंग। और यह इसका आयाम होता है यहां से लेके यहां तक का, जिसे हम EC से प्रदर्शित करते हैं। C इसलिए क्योंकि वाहक को इंग्लिश में कैरियर कहा जाता है, वाहक तरंग, कैरियर वेव। तो ये तरंग हमारी इस प्रकार से होगी। दूसरी हमारा होगा संदेश तरंग। संदेश तरंग मतलब जिस तरंग को हमको क्या करना है, भेजना है, उस तरंग को हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये इस तरीके से होती है। ये और यह जो इसका आयाम होता है, इस आयाम को हम आप कह सकते हैं EM से प्रदर्शित किया जाता है संदेश तरंग को। इसे मॉड्यूलक तरंग भी कहते हैं। जिस तरंग को हमें मॉड्यूलित करना है वह मॉड्यूलक तरंग है, तो इसे EM से प्रदर्शित किया जाता है। ये हमारी संदेश तरंग है। अब जब हम इनका मिक्सर करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, यह हमारी कौन सी होगी, यह हमारी होगी मॉड्यूलित तरंग। मॉड्यूलित तरंग, तो मॉड्यूलित तरंग इस प्रकार से होगी। जरा हम पॉइंट्स यदि इसके बना लें तो इस प्रकार से इसका निर्माण होगा। इस प्रकार से, और नीचे की तरफ भी ऐसे ही बनाएंगे। इस प्रकार से, और इसके बीच में हमारी ये आ जाएगी। ये इस प्रकार से आएगी। तो यह हमारा किसका डायग्राम हो गया, मॉड्यूलित तरंग का डायग्राम हो गया। ये वाहक तरंग, ये संदेश तरंग, और यह हमारी कौन सी होगी, मॉड्यूलित तरंग। अब इसमें इसने साथ में कहा था मॉड्यूलन सूचकांक का सूत्र लिखिए, तो लिखेंगे मॉड्यूलन सूचकांक जिसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। मॉड्यूलन सूचकांक म्यू बराबर होता है EM/EC, जहां EM क्या था, संदेश तरंग या मॉड्यूलक तरंग का आयाम था, और EC क्या था, हमारे वाहक तरंग का आयाम था। तो मॉड्यूलक तरंग के आयाम तथा वाहक तरंग के आयामों के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलन सूचकांक कहते हैं। तो इस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण विषुवतीय तल पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। आपको ध्यान हो, जब हमने वैद्युत द्विध्रुव की 2 स्थितियों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त किया था, तो एक स्थिति थी अक्षीय स्थिति और दूसरी थी हमारी निरक्षीय स्थिति। जो विषुवतीय तल बोल रहा है यह निरक्षीय स्थिति पर भी है, निरक्षीय स्थिति ही है, जिसे हम इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। तो इस पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर लिया। मान लेते हैं ये जो हमारा आवेश है, ये जो आवेश है ये माइनस आवेश है, माइनस क्यू आवेश है, और इससे कुछ दूरी पर यहां पर जो आवेश है वो प्लस क्यू आवेश है। इन दोनों को आपस में मिला दिया हमने। यह इसका क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया।
और मध्य बिंदु पर हमने एक रेखा खींच दी और ये जो निरक्षीय स्थिति है यहां पर हमने एक बिंदु ले लिया P। इस P बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम जानते हैं इसके बीच की दूरी जो होती है वो टोटल दूरी जो होती है आवेशों के बीच की वो 2L के बराबर होती है। तो यदि ये O बिंदु मध्य बिंदु है तो O से यहां तक की दूरी हो गई हमारी L और O से यहां तक की भी दूरी हमारी कितनी हो गई L। मान लेते हैं इस बिंदु को हम A नाम दे रहे हैं और इस बिंदु को B नाम दे रहे हैं। तो अब देखिए कैसे कैसे यह काम करेंगे। हम पहले इस बिंदुओं को आपस में मिला लेते हैं। P से B बिंदु को मिलाया और फिर P से हमने A बिंदु को भी आपस में मिला दिया। इस तरीके से हमने इसे मिला दिया। तो अब इस P बिंदु पर हमें दो आवेश हैं, एक प्लस Q आवेश एक माइनस Q आवेश। इसके कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। वैद्युत क्षेत्र क्योंकि एक सदिश राशि है तो इसलिए यहां पर यदि और भी कई सारे आवेश होते तो उनके कारण भी जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता उनका एक परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकलता। तो जब हम इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो हमने आपको चैप्टर में थ्योरी में बताया था कि ऐसा करने के लिए हम इस P पर एक परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं और परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक लेते हैं जिसे हम Q0 से प्रदर्शित करते हैं। तो आप यहां पर कल्पना कीजिए कि P पर हमने एक परीक्षण आवेश प्लस Q0 रखा हुआ है। हम लिख भी लेते हैं यहां पर प्लस Q0 आवेश रखा हुआ है। यह हमने केवल एक सोचने में रखना है, केवल सोचना है, कल्पना करनी है। तो जब धनावेश यहां पर रखेंगे तो ये वाला धनावेश इस धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा आगे की दिशा में। तो यानी कि यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो इस प्रकार से होगी। ये B बिंदु के कारण लग रहा है इसलिए इस वैद्युत क्षेत्र को हम EB से प्रदर्शित करेंगे। दूसरा, यदि A पर रखे हुए आवेश के कारण इस P बिंदु पर जो हमने परीक्षण आवेश की कल्पना की है यदि उसको देखें तो वह परीक्षण आवेश इस ऋण आवेश की तरफ आकर्षित होगा, यानी कि उस पर अंदर की ओर बल लगेगा। जिस दिशा में बल की दिशा होगी वही हमारी वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी होती है। तो यानी कि लगने वाले बल की दिशा क्या होगी, इस दिशा में होगा और यह हमारा कौन सा होगा, EA हो जाएगा। तो इस P बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र हैं, EB इस दिशा में, EA इस दिशा में। तो इनका परिणामी निकालने के लिए हम क्लास 11th में पढ़ा हुआ जो वेक्टर वियोजन का नियम है उसका उपयोग करेंगे। तो उसका उपयोग करते हैं। सबसे पहले हम EB के दो घटक कर रहे हैं तो हमने यहां पर एक इस तरीके से एक लाइन खींच ली सीधी। हम कहते हैं यदि यह वाला कोण थीटा है तो यह वाला कोण भी कितना होगा, थीटा होगा। तो यहां से हमने दो लंब डाल दिए, लंब डाल रहे हैं हम, ये हमारी x अक्ष होगी और ये हमारी क्या है, y अक्ष। तो हमने कहा यहां से लंब डाला तो यह जो घटक बनेगा यह वाला घटक, यह घटक हमारा होगा EB, क्योंकि क्षैतिज घटक होगा EB cos थीटा, यह वाला घटक। और यहां से यहां पर जो लंब डालेंगे यह जो घटक बनेगा ये हमने बताया था ये था EB sin थीटा, क्योंकि ये लंबवत घटक है। ठीक उसी प्रकार यदि EA के भी दो घटक ज्ञात करें, एक घटक इस दिशा में और एक घटक इस दिशा में, तो यदि यह वाला कोण थीटा है तो यह वाला कोण भी निश्चित रूप से क्या होगा, थीटा होगा। और यह कोण थीटा है तो यह वाला कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। तो यहां पर जो एक घटक बनेगा यह वाला घटक, यह घटक हमारा होगा ये EA cos थीटा। और ठीक इस डायरेक्शन में जो घटक बनेगा यह वाला घटक हमारा होगा EA sin थीटा। इस प्रकार से होगा। तो इतनी चीजें हमने यहां पर ज्ञात कर ली। हम यहां पर एक चीज और मान रहे हैं कि ये P से लेके O तक की जो दूरी है, यानी कि यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, ये वाली दूरी यहां से यहां तक की दूरी, ये मान लेते हैं R है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ज्ञात कर रहे हैं कि P बिंदु पर B के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, A के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो लिखते हैं, हम लिखते हैं P पर प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, जिसे हम EB से प्रदर्शित करेंगे, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
और आवेश का मान कितना है Q अपॉन आर स्क्वायर। आर यानी कि यहां से यहां तक के बीच की दूरी, और ये दूरी क्या है हमारी PB के बराबर है। तो आप चाहें तो PB का मान अलग से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? हमने कहा समकोण त्रिभुज हमने ले लिया, यहां पर बना रहे हैं हम इसी डायग्राम को। देखिए यह कोण क्या है? समकोण। यह वाला कोण कितना है? थीटा। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? L। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? ये R। तो आप समझ सकते हैं ये वाली जो दूरी होगी ये होगी पाइथागोरस के प्रमेय से R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के बराबर होगी, क्योंकि समकोण त्रिभुज पर कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। और ठीक वही इतना ही मान इधर का भी होगा, ये भी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के बराबर होगा। ये बिंदु O था, ये वाला बिंदु B था, ये वाला बिंदु P है, और ये वाला बिंदु हमारा A है। तो PB का मान है √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। चूंकि सूत्र होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर, तो जब R का मान इतना है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये मान लेते हैं समीकरण 1। इसी प्रकार -Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, तो -Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? EA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन, हमने कहा यही चीज आ जाएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये होगी समीकरण 2। अब हमने यहां पर जब इनके घटकों में वियोजित किया, EB इस दिशा में था, EA इस दिशा में था, तो EB के भी दो घटक हो गए। एक तो EB cos थीटा जो इस दिशा में है, और दूसरा EB sin थीटा ऊपर की दिशा में है। उसी प्रकार EA के भी दो घटक करें, EA cos थीटा इस दिशा में और EA sin थीटा नीचे की दिशा में। तो हम देख रहे हैं चूंकि EA जो है इसको हम कह सकते हैं इसका परिमाण बराबर है EB वैद्युत क्षेत्र के परिमाण के, अतः EA sin थीटा बराबर होगा EB sin थीटा के, तथा यह दोनों विपरीत दिशा में हैं, विपरीत दिशा में हैं, अतः यह एक दूसरे को निरस्त कर देंगे या संतुलित कर देंगे। तो यानी कि ये EB ये वाला घटक कट जाएगा इस वाले घटक से, तो ये तो कट गया। तो P बिंदु पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा वो EB cos थीटा और EA cos थीटा के योग के बराबर होगा। तो लिखेंगे अतः P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E = EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा के बराबर होगा। अब चूंकि EA और EB तो परिमाण में आपस में बराबर हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो E की वैल्यू आ गई 2 इंटू EA इंटू cos थीटा। तो अब देखिए इस पर हमें इसकी यदि वैल्यू निकालनी है तो EA का मान तो हम समीकरण 2 से रख सकते हैं, हमें cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज POB से, ये वाला हो गया। तो ये समकोण है, ये थीटा है, तो cos थीटा बराबर हम जानते हैं आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है? OB और कर्ण क्या है? PB। तो OB का मान कितना है? L, और PB का मान कितना है? √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो cos थीटा का मान भी निकल गया। अब E में तो लिखते हैं, इसको मान लेते हैं ये समीकरण 3 है। समीकरण 3 में cos थीटा तथा समीकरण कौन सी वाली? 2 से, समीकरण 2 से EA का मान रखने पर, तो मान रखें तो देखिए क्या आएगा, ये हो गया E = ये आ गया 2 मल्टीप्लाई EA का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और साथ में हमारा क्या था कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान क्या है मल्टीप्लाई एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो देखिए हम जानते हैं चूंकि 2q बराबर किसके होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि जिसको हम m से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मान यहां पर रख लेंगे 2ql की जगह हम क्या रख लेंगे m, तो ये आ गया E इज इक्वल टू m अपॉन ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0। नीचे क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात कितनी है 1, और यहाँ है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 1/2, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 1 प्लस 1/2, तो E इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 m अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 3/2। तो यह हमारी निरक्षीय स्थिति पर या विषुवतीय तल पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें प्राप्त हो गया। इसमें आप चाहें तो एक विशेष स्थिति लिख सकते हैं, हम लिखते हैं यदि L छोटा हो R से तब एल स्क्वायर बहुत ज्यादा छोटा होगा किसकी तुलना में, आर स्क्वायर की तुलना में। तो हमने कहा था एल स्क्वायर की उपेक्षा करना है आर स्क्वायर के, हम कह सकते हैं तुलना में। तो इसमें से यदि एल स्क्वायर घटा दिया जाए, हटा दें यहां से, तो यह आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यह आ जाएगा m, और ये आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 3/2 होगा, तो यह आ जाएगा r की घात 3। इस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी। तो इस प्रकार से हम वैद्युत द्विध्रुव की विषुवतीय तल पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं।